हमारे भारत के संविधान में दिया गया एक ऐसा पद जो भारत की स्थिति के अनुसार, चाहे वो 1975 की इमरजेंसी हो या 1991 में लाया गया इकोनॉमिक रिफॉर्म हो, वह पद भारत की दिशा, भारत की डायरेक्शंस को बदल देता है। और भारतीय संविधान के उस पद को भारत का प्रधानमंत्री पद कहते हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो नमस्कार सभी को, मेरा नाम गौरव कुमार और मैं आपका इंडियन पॉलिटी एजुकेटर इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहली बात है, आपने सुना होगा, जो कि स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यूनियन गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा पार्ट है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इसके साथ साथ जो समकालीन तरीके से चलता है वो है आपका द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आज हम एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के चैप्टर को पूरी तरह डिस्कस करेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और किस तरीके से संसद में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है और मंत्रिपरिषद के इसके संबंध में क्या होते हैं। तो स्टेट पीसीएस में फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों डेटा को हम कलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस लेक्चर को बड़ा आसान और बड़ा ही इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप सभी एक बार जुड़ जाइए मुझसे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आपके सामने जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम आज भारत के प्रधानमंत्री की बात करने वाले हैं और बहुत ही अच्छी बात है। आपने देखा होगा कि भारत का ये प्रधानमंत्री का जो पद है ये बड़ा कंट्रोवर्शियल पोस्ट होती है, ये कंट्रोवर्शियल पद होता है, एक विवादित पद होता है। इस पद पे जो भी व्यक्ति बैठता है वो कई सारी आलोचनाओं को सुनना पड़ता है, कई सारी तारीफें उसकी की जाती हैं, लेकिन तारीफों से ज़्यादा आलोचनाओं का पिटारा इसके पास होता है। लोग ट्विटर पे, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जाने क्या क्या कहते हैं प्रधानमंत्री पद के बारे में। तो चलिए इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे भारत के संविधान में जो संसदीय प्रणाली है, आपने एक बात महसूस की होगी कि हमारे डॉक्टर BR साहब अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान में जो संसदीय प्रणाली को जो स्थापित किया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को इस्टेब्लिश किया है, सर ये इसका जो मेन फैक्टर है, इसका जो मुख्य कारक है वो क्या हो सकता है। अब मुख्य कारक पे मैं डिस्कस करता हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लोकतंत्र की। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली का क्या कनेक्शन है, पार्लियामेंट्री सिस्टम और डेमोक्रेसी का क्या कनेक्शन हो सकता है। देखिए, लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा किया गया शासन। जैसे कि आप स्टेट पीसीएस वाले हैं और आप सभी इस बात को भली भांति जानते हैं, बताने वाली बात भी नहीं है। तो लोकतंत्र का मतलब आप सभी जान गए। हाँ, अब बात करते हैं कि लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जब हम बात करते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, तो नाम से ही पता चल रहा है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है कि जब लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो सरकार बनाता है, लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो सरकार बनाते हों और लोगों के हाथों में जो वास्तविक शक्तियां होती हैं, वही वास्तविक शक्तियां जनता के द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र में बात करें तो एक देश है स्विट्जरलैंड, जिसमें प्योर डेमोक्रेसी पाई जाती है और उसी प्योर डेमोक्रेसी को प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में मैंने कहा कि यहां पर लोगों के पास जो वास्तविक शक्ति होती है वो होती है नीतियां बनाने की। तो लिख सकते हैं यहां पर कि लोगों के पास नीतियां बनाने की वास्तविक शक्तियां होती हैं। अब जैसे हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड में, तो स्विट्जरलैंड में जो लोगों के पास सरकार बनाने का अधिकार है, वोट देने का भी अधिकार है, सरकार भी कार्य करती है, लोगों के लिए कार्य करती है, क्योंकि लोकतंत्र का जो बेसिक मीनिंग होता है वो है जनता के लिए किया गया शासन और जनता द्वारा किया गया शासन। तो स्विट्जरलैंड में भी लोकतंत्र का ही एक प्रकार काम करता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में बस इतनी सी बात है कि जब लोगों के पास वास्तविक शक्ति यानी नीतियां बनाने की, पॉलिसी फॉर्म करने की जो पावर होती है वो वहां के लोगों के पास होती है, इसलिए इसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, जो कि स्विट्जरलैंड के लोग इस पावर को एंजॉय करते हैं। लेकिन एक आता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि जब लोगों के पास वास्तविक शक्तियां ना होकर एक
वोट देने की शक्ति होती है, मतदान करने की शक्ति होती है, जिस मतदान करने की शक्ति का प्रयोग वह अपने प्रतिनिधि को निर्वाचित करने में करते हैं। और जब प्रतिनिधि को निर्वाचित किया जाता है तो वही प्रतिनिधि संसद और विधायक सभी मिलकर एक सरकार बनाते हैं और वही सरकार लोगों के लिए पॉलिसी बनाती है। तो यहां पर लोगों ने क्या किया, पॉलिसी खुद नहीं बनाई, उन्होंने क्या किया, सरकार को निर्वाचित किया, गवर्नमेंट को इलेक्ट किया और वही इलेक्टेड गवर्नमेंट अब लोगों के लिए पॉलिसी बनाती है, लोगों के लिए रूल बनाती है। अब क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भारत में भी शायद ऐसा ही होता होगा? बिल्कुल, भारत में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब आप स्टेट असेंबली के इलेक्शंस की बात करें, चाहे लोकसभा के इलेक्शंस की बात करें, तो दोनों ही इलेक्शंस में, जो कि हर 5 वर्ष के अंतराल पर होते हैं, दोनों ही इलेक्शंस में जब लोग अपने बूथ सेंटर पर जाते हैं, मतदान करते हैं और कैंडिडेट को इलेक्ट करते हैं, वही कैंडिडेट एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बन जाता है और उसके बाद वो गवर्नमेंट को फॉर्म करता है और गवर्नमेंट को फॉर्म करने के बाद जब सरकार उनके लिए पॉलिसी बनाती है, कानून बनाती है, रूल्स और रेगुलेशंस को डिसाइड करती है, तो इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी लोगों के द्वारा शक्ति का प्रयोग वास्तविक तरीके से नहीं बल्कि चुनी हुई सरकार द्वारा किया जाता है, उसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं आप इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ओके, आप सभी सहमत हैं। और यहां पर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहां पर कई सारे लोग हैं, इन कई सारे लोगों ने क्या किया, अपना जो वोटिंग पावर है, इनकी जो वोट देने की शक्ति है, मतदान देने की जो शक्ति है, इन्होंने ट्रांसफर कर दी किसको, एक रिप्रेजेंटेटिव को, यानी प्रतिनिधि को। प्रतिनिधि को, और प्रतिनिधि को जब इन्होंने अपनी शक्ति को ट्रांसफर किया वोट देकर, तो यहां पर ये वोट किया जा रहा है इनको, ठीक है। और ये प्रतिनिधि जब वोट देने के बाद जीतता है तो ये सरकार बना देते हैं। क्या बना लेते हैं, सरकार बना लेते हैं। और सरकार बनाने के बाद जब यही सरकार, एक निर्वाचित सरकार, लोगों के लिए क्या बनाती है, लोगों के लिए पॉलिसी बनाती है, एक कानून बनाती है, पॉलिसी कह दो या आप चाहे लॉ कह दो, चाहे आप रूल्स कह दो, कुछ भी कह सकते हैं। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में केवल यही अंतर है। लेकिन एक मजे की बात देखिए कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को भी 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला संसदीय लोकतंत्र और दूसरा है अध्यक्षीय लोकतंत्र। अब अध्यक्षीय लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र में क्या अंतर है? देखो, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का मतलब होता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी यानी जिस देश में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है उसको हम प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी कहते हैं, जहां पर लोग जो होते हैं वो सीधे राष्ट्रपति को वोट करते हैं। लेकिन जिस देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी काम करती है वहां पर राष्ट्रपति तो केवल नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। और यहीं से भारतीय संविधान में कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि हमारे भारतीय संविधान में जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उस प्रणाली का नाम है संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनको हम एक ही कह सकते हैं। तो चलिए, अब यहां पर यह है कि इंडिया में किस प्रकार की डेमोक्रेसी पाई जाती है। अब आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ होगा। इंडिया में पाई जाती है एक प्रकार की डेमोक्रेसी जिसका नाम है पार्लियामेंट्री इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, मेरे हिसाब से आप, मुझे लगता है कि यहां पर आप सहमत हो चुके हैं। ओके, यहां तक किसी को दिक्कत? मेरे हिसाब से मुझे लगता नहीं है कोई प्रॉब्लम आपको होगी, क्योंकि बिल्कुल ही बेसिक मीनिंग से मैंने ये बात आपको समझा दी है, दोनों ही डिफरेंस में, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। अरे वाह, अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि ये क्या कहता है। देखिए, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। मैंने आपको क्या बताया कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जब लोग सीधे मतदान करते हैं, किसको सीधे मतदान करते हैं, किसको, अपने रिप्रेजेंटेटिव को या अपने इलेक्शन कैंडिडेट को, किसको, कैंडिडेट को। तो कैंडिडेट को इन्होंने क्या किया, वोटिंग किया, और कैंडिडेट को वोट करने के बाद जो सरकार बनी वो पॉलिसी को अप्रूव करती है। लेकिन
वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? जनता के पास होती हैं। तो नीतियां बनाने का काम कौन कर रहा है? नागरिक कर रहे हैं। लेकिन अब आते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पे, जो कि हमारे भारत में पाई जाती है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक प्रकार है संसदीय लोकतंत्र। संसदीय जो लोकतंत्र है वही हमारे भारत में पाया जाता है। इसलिए भारत के संविधान में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है कि भारत का संविधान संसदीय प्रणाली पर आधारित है। तो नागरिक ने किसको वोट किया? प्रतिनिधि को, जिसे हम सांसद या विधायक कहते हैं। और वही प्रतिनिधि क्या बनाते हैं? वही प्रतिनिधि गवर्नमेंट बनाते हैं। और गवर्नमेंट किसके लिए रूल बनाती है? लोगों के लिए रूल बनाती है। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये शायद आपका जो ग्राफ यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, जो चार्ट बना हुआ है, मे बी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो फिर आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 53। लेकिन आर्टिकल 53 से पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूं। और वो क्या इंट्रोडक्शन है? जैसा कि मैंने बताया कि हमारे भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली काम करती है। और संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का अध्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। यानी प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति अपनी सभी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है। अब जैसे कि आपने आर्टिकल 74 को एक बार रीड करिए। आर्टिकल 74 में साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ओके, यानी प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है और वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है और प्रेसिडेंट उसी हिसाब से उसके अकॉर्डिंग कार्य करता है, अपनी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करता है। अब आर्टिकल 74 का जो बेस है ना, वो आर्टिकल 53 में छुपा हुआ है। मैं आपको एक बात बताता हूं। चलिए, आर्टिकल 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति यानी भारत सरकार, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं, जितनी भी कार्यपालिका शक्ति होती हैं, वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। लेकिन राष्ट्रपति तो केवल संवैधानिक प्रमुख होता है, केवल नाम मात्र का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, जबकि वो अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो आर्टिकल 53 में एक्सप्लेन किया गया है कि राष्ट्रपति में भारत सरकार की सभी कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। सभी कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। लेकिन अब यहीं पर देखिए, क्योंकि आप यहां लिख सकते हैं क्योंकि भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है और राष्ट्र का मुखिया भी होता है। और राष्ट्र का मुखिया भी होता है। बहुत अच्छे, यानी ये बात आपको पूरी तरह समझ में भी आ गई होगी। तो अब मैंने क्या कहा कि 53 में ये बात कैसे मेंशन की गई कि भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी होता है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, फर्स्ट पॉइंट। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। संवैधानिक प्रमुख भी होता है। अब यहां से लेकिन इस बात में वर्ड जोड़ा गया, कंडीशन जोड़ी गई और कंडीशन में कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति तो प्रमुख है लेकिन वो प्रधानमंत्री के परामर्श पर कार्य करेगा। यह बात आर्टिकल 74 में बार बार मेंशन की गई है। मैं आपको फिर बता देता हूं। चलिए, तो अब यहां पर डिस्कस करते हैं ये वाली चीज। आर्टिकल 74 में ये साफ साफ कह दिया गया है, जो कि आर्टिकल 53 को क्या करता है? काउंटर करता है। तो जब भी कभी आप आर्टिकल 74 को पढ़ें तो एक बार आर्टिकल 53 को जरूर पढ़ लेना।
क्योंकि 53 और 74 दोनों को हम एक साथ काउंटर कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं आगे की तरफ कि आगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की पावर को लेकर कैसे डिस्प्यूट बताया गया है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट बताई गई है, और इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी तैयार हो जाएगा। अब यहां पर है एक 42nd अमेंडमेंट और एक 44 अमेंडमेंट। ये बहुत ही हमारे इंडियन पॉलिटी, हमारे भारतीय संविधान में अब तक के होने वाले सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों में से एक है। ये कैसे, देखिए, हम बात करते हैं अनुच्छेद 75 की। मुझे एक चीज बताइए, आर्टिकल 74 ये कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक प्रधानमंत्री होगी, या प्रधानमंत्री जिसकी अध्यक्षता करेगा वो मंत्रिपरिषद होगी। अब मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री कहीं आसमान से टपकेंगे तो नहीं, उनके लिए भारत के राष्ट्रपति को एक ऐसा पद पर एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त करना होगा जो भारत का प्रधानमंत्री कहलाएगा। तो यही हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 है, जो पद भारत का प्रधानमंत्री का पद है। और यह अनुच्छेद क्या कहता है? यह अनुच्छेद कहता है कि भारत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेगा, और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अब देखिए, तो यानी अब मुझे यहां पर एक बात समझ में आ गई है। क्या बात? इससे पहले मैं आपको 42nd और 44 अमेंडमेंट पे लेके चलता हूं। चलिए देखिए, अब मैंने क्या कहा था, आर्टिकल 74 में क्या कहा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह को और परामर्श को मानेगा और राष्ट्रपति अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करेगा। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि जब हमारा भारतीय संविधान आज से 77 साल पहले लिखा गया था तो भारत का राष्ट्रपति का भी पद था और भारत के प्रधानमंत्री का भी पद था? तो क्या इन दोनों पदों को लेकर क्या बात मूल संविधान में पहले ही कह दी गई थी कि भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रधानमंत्री की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह को माने या ना माने? यह तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं इसी ऊपर डिबेट करना चाहता हूं। देखिए, पहले चीज हम बात करते हैं, ये आपके सामने 2 अमेंडमेंट नजर आ रहे हैं। देखिए, हमारा संविधान बनता है 26 नवंबर 1949 को, जब हमारी पूरी संवैधानिक सभा ने हमारे संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मर्पित किया। ये वो दिन था जिसे आज तक हम भारत के 26 नवंबर को भारत में संवैधानिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 26 नवंबर 1949 को जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें यह कहा गया कि कहीं भी भारत का राष्ट्रपति, यह नहीं लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की सलाह को माने ही माने, वो उस सलाह को डिनाई भी कर सकता है, यानी मानना जरूरी नहीं है। यह बात संविधान में कहीं भी स्पष्ट नहीं थी। अब देखिए, तो अब क्या था, इंदिरा गांधी की सरकार आती है, यानी उसके बाद हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, उसके बाद हमारे लाल बहादुर शास्त्री आए, उसके बाद इंदिरा गांधी आई। तो इंदिरा गांधी का जो सेकंड टर्म था इमरजेंसी के टाइम इंदिरा गांधी ने एक अमेंडमेंट किया जिसका नाम है 42nd अमेंडमेंट 1976। इस अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी ने साफ साफ कहा एक अमेंडमेंट के थ्रू, और पार्लियामेंट ने यह बिल पास किया और कहा कि अब से भारत का राष्ट्रपति अपनी सभी एग्जीक्यूटिव पावर को प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर एग्जीक्यूट करेगा, यानी उन्हें लागू कर सकता है। जब तक प्रधानमंत्री की सलाह और परामर्श राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा तब तक राष्ट्रपति बिना पूछे प्रधानमंत्री से कार्य नहीं करेगा, और यदि प्रधानमंत्री ने परामर्श दे भी दिया है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात को नहीं टालेगा, यानी राष्ट्रपति के लिए प्रधानमंत्री की बात को मान्य कर दिया गया, बाध्य कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया। अब बताइए, इससे बड़ी जोर जबरदस्ती हमारे भारतीय संविधान के साथ की गई, क्या ऐसी दुर्भावना थी, क्या ऐसा षड्यंत्र था, क्या ऐसी चाल चली जा रही थी हमारे संविधान में जिसको ये अंजाम दिया गया? चलिए तो एक बार इसको अच्छे से लिख लेते हैं ताकि आपकी जो पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो प्री की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा कोट आ सके। ओके, और एक कहावत भी है, जैसा कि कहा जाता है कि एक विलियम हार्नेट करके कुछ है, हाँ, विलियम हार्नेट ने, जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के रिलेशन में एक बात अच्छी कही। वो कहते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के संबंध में कि प्रधानमंत्री उस पद के समान है जिसके चारों तरफ नक्षत्र हैं और वो खुद चंद्रमा है, यानी प्रधानमंत्री का पद जो है वो नक्षत्रों के बीच में एक चंद्रमा की भांति है। अब देखिए, तो 42nd अमेंडमेंट में ये प्रोविजन किया गया कि, और मूल संविधान में कहीं भी नहीं है,
ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात को माने ही माने, ये बात कहीं भी नहीं है। लेकिन 1976 में इमरजेंसी का टाइम चल रहा था, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, लोकतंत्र में अंधेरा छा रहा था। उस समय इंदिरा गांधी ने सोचा कि चलो एक अच्छा सा गेम खेलते हैं, और ये गेम क्या था देखते हैं। अब से यानी इस अमेंडमेंट के बाद अब से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री द्वारा दी गई सलाह या परामर्श बाध्यकारी होगा। बाध्यकारी कर दिया। यदि प्रधानमंत्री कल को बोलता है 1 और 1 3 होते हैं, तो भारत का राष्ट्रपति बोलेगा जी ठीक है, 1 और 1 3 होते हैं। लेकिन क्या यह सही है कि भारत के राष्ट्रपति का पद जो इतना गरिमापूर्ण होता है, जो इतना भारत का राष्ट्र का हमारा प्रथम नागरिक होता है, जो भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, उस पद पर आप कोई जोर जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री की सलाह और परामर्श को लेकर जब इंदिरा गांधी की सरकार गिरी इमरजेंसी के बाद और मोरारजी देसाई की सरकार उठी, तो जनता दल की पहली सरकार, जो हमारे भारत की पहली नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट थी, मोरारजी देसाई, और उस समय 2 डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। तो मोरारजी देसाई जब भारत के प्रधानमंत्री बने 1977 में के चुनावों के बाद, तो उन्होंने एक अमेंडमेंट किया 44 अमेंडमेंट 1978, और उन्होंने ये कहा कि हम भारत के राष्ट्रपति पर कोई भी चीज जोर जबरदस्ती से नहीं कर सकते, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति तो एक गरिमापूर्ण संपन्न होता है, भारत का पहला नागरिक होता है। हम इतने बड़े व्यक्ति के साथ ऐसे जोर जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं यार? चलिए, तो इसलिए मोरारजी देसाई ने यह कहा कि हाँ, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी, लेकिन राष्ट्रपति एक बार इस पर पुनर्विचार भी कर सकता है। तो इस पर क्या किसके लिए कह दिया गया? इस पर कह दिया गया पुनर्विचार के लिए कि प्रधानमंत्री की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई सलाह पर एक बार पुनर्विचार भी कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति को पीएम द्वारा दी गई सलाह, दी गई परामर्श पर एक बार पुनर्विचार कर सकता है। तो यह था 44 में, जो कि अमेंडमेंट में साफ साफ कह दिया गया। यहां तक सभी सहमत हैं आप? ओके। तो ये 2 अमेंडमेंट हुए मुख्य रूप से। 44 में थोड़ा सा रिलेक्शन से दे दिया गया, और उसके बाद 42 में थोड़ा सा राष्ट्रपति को लेके जोर जबरदस्ती की गई थी, जो कि हमारे भारतीय संविधान में किसी पद के साथ, जो कि इतना बड़ा पद है, भारत का राष्ट्रपति किसी ऑफिस का एलडीसी यूडीसी थोड़ी है भाई, वो भारत की गरिमा है, भारत का प्रथम नागरिक है। हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या आप घर में अपने दादाजी के साथ ऐसा करते हैं? नहीं। तो वही वाली स्थिति है, जैसे घर में एक मुखिया होता है, देश में भी एक मुखिया होता है। खैर, आगे चलते हैं। तो ये सब क्लियर है 75 में। हाँ, अब 75 को लेकर जो मैं बताया था कि भाई राष्ट्रपति जो होगा वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये बात मैंने कह चुका हूं आपसे। खैर, अब देखें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति को लेकर 2 सबसे बड़ी तलवार राष्ट्रपति के गले पर अटकी होती है, और राष्ट्रपति के गले पर एक तलवार अटकी होती है जब लोकसभा के चुनाव होते हैं। तो लोकसभा के चुनावों के बाद राष्ट्रपति के सामने 2 चैलेंज होते हैं। हालांकि वो एक ही चैलेंज होता है, एक तो वो वैसे ही पास कर देता है, तो एक चैलेंज होता है, और एक चैलेंज होता है लेकिन ना के बराबर उसे महसूस किया जाता है।
पहला चैलेंज राष्ट्रपति के सामने क्या होता है, देखिए लोकसभा के चुनाव के बाद आपको पता होगा जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में भाग लेती हैं, अपना कैंडिडेट उतारती हैं, वो कैंडिडेट जनता से वोट लेते हैं, जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट लाता है उस पार्टी का कैंडिडेट जीत जाता है, इलेक्ट हो जाता है, और जिस पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जीतते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं और सरकार वहीं से बनती है। तो कहने का मतलब है कि लोकसभा के चुनावों के बाद जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी स्पष्ट बहुमत में आ जाती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा जो लीडर होता है उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। जैसे हम अभी की बात करें 2014 के जब इलेक्शन हुए तो 2014 में बीजेपी की स्पष्ट जीत हुई और बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी की स्पष्ट जीत होने के बाद बीजेपी को लीड कर रहे अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लीड कर रहे थे उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए आमंत्रित किया गया। 2019 में फिर से पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी की जीत हुई और बीजेपी के जो लीडर थे नरेंद्र मोदी जी, फिर उनको 2019 में प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया गया, आमंत्रित किया गया, इनवाइट किया गया राष्ट्रपति द्वारा। उसके बाद 2024 में भी जो कोएलिशन की गवर्नमेंट बनी, क्योंकि कभी कभी स्पष्ट बहुमत नहीं आता है लेकिन गठबंधन की सरकार बन जाती है, तो उस स्थिति में भी स्पष्ट बहुमत साबित करना होता है और ये बीजेपी का लगातार 3 टर्म से अपना बहुमत साबित कर चुकी है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि स्पष्ट बहुमत, तो आप लिख सकते हैं कि लोकसभा के चुनावों के बाद स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने वाली राजनीतिक दल के सर्वोच्च मुखिया को, सुप्रीम लीडर, सर्वोच्च मुखिया को राष्ट्रपति पद के लिए आमंत्रित करता है। ओके, एग्री हैं आप सभी इसी से? चलिए, और जैसा कि आपको एग्जाम्पल लिखना है तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में देखें तो 2014 में भी ऐसा हुआ, बीजेपी स्पष्ट बहुमत में थी। ओके, उसके बाद देखें तो 2019 में भी ऐसा हुआ जिसमें बीजेपी स्पष्ट बहुमत लेके आई और बीजेपी को लीड कर रहे उस समय बीजेपी को लीड कर रहे नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट 2024 में, देखो 2024 में बीजेपी को एक स्पष्ट बहुमत तो नहीं मिला लेकिन उन्होंने गठबंधन की सरकार ऐसी बना ली जो एक स्पष्ट बहुमत की तरह काम कर रही है। तो कहने का मतलब है कि आपने अपना मेजॉरिटी प्रूव कर दिया, देन इनफ। उसके बाद आपको प्राइम मिनिस्टर के लिए अपॉइंट किया जाता है जो सब सुप्रीम लीडर होता है पॉलिटिकल पार्टी का। तो ठीक है, सारे कोलिशन एग्री हो गए उस पर और यहाँ पे भी नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे। लेकिन राष्ट्रपति के गले पर तलवार तब आती है जब राष्ट्रपति को ये लगता है कि लोकसभा के चुनावों के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्पष्ट बहुमत ही नहीं मिला और स्पष्ट बहुमत की ना होने की स्थिति में सारी राजनीतिक दल एक गठबंधन की सरकार बना रहे हों और गठबंधन की सरकार के समय सारी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में यह डिसीजन ही नहीं हो पा रहा है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, तब उस स्थिति में भारत का राष्ट्रपति उस राजनीतिक दलों में से किसी भी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को, सर्वश्रेष्ठ मुखिया को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है अपनी मर्जी से। हालांकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति में भारत का राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएगा जिसका लोकसभा के चुनावों के बाद एक स्पष्ट बहुमत है, स्पेशल मेजॉरिटी में है, उसी को बनाएगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा। अब ऐसे क्या होता, एक बार की घटना मैं आपको बताऊं, ऐसा हो चुका है, पहले आप एक बार नोट करिए फिर मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा विद प्रूफ के साथ। ऐसा हो चुका है तो यहां पर लिख सकते हैं कि स्पष्ट बहुमत की स्थिति ना होने पर
किसी भी राजनीतिक दल के सर्वश्रेष्ठ या योग्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। प्रधानमंत्री पद के लिए इनवाइट करता है या आमंत्रित करता है? आमंत्रित करता है। तो यह बात स्पष्ट बहुमत स्थिति ना होने पर है। अब देखिए इसमें, लेकिन अब प्रधानमंत्री पद के लिए जब आमंत्रित कर चुका है तो उसके बाद जब वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया अपॉइंट हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से स्पेशल मेजॉरिटी प्रूफ होने को कहते हैं कि आप अपनी अब स्पेशल मेजॉरिटी प्रूफ करिए। यानी राष्ट्रपति ने अब राष्ट्रपति के गले पर लगी हुई तलवार को उसने हटा के फेंक दिया अपने ही हाथों से और कहा कि मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम करिए। अब प्रधानमंत्री को अपॉइंट होने के बाद स्पेशल मेजॉरिटी प्रूफ करनी होती है। जैसा कि एक बार ये घटना हो चुकी है। ये घटना हमारे इतिहास में देखें तो एक बार हुई थी 1979 में। हाँ, जुलाई अगस्त का टाइम था। जुलाई अगस्त के टाइम पर एक्चुअली में क्या था कि 1979 के समय इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह के साथ जो समर्थन दे रखा था वो समर्थन वापस ले लिया और उस समय के राष्ट्रपति ने क्या किया, चौधरी चरण सिंह को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। क्योंकि डिसीजन हो ही नहीं पा रहा था तो भारत के राष्ट्रपति ने अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग किया, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का प्रयोग किया और चौधरी चरण सिंह को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। चलिए, तो यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर थे चौधरी चरण सिंह, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। उसके बाद नेक्स्ट थे, ऐसा एक बार और भी हो चुका है, 1989 का टाइम था। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह को बनाया गया। और विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद बात करें तो एक बार तीसरी बार और हो चुका है, 1991 में हो चुका है। 1991 में कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव को बनाया गया है। और पीवी नरसिम्हा राव के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो 1996 में बनाया गया किसको? एच.डी. देवेगौड़ा को। एच.डी. देवेगौड़ा को बनाया गया। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया, जिनकी 13 दिन की सरकार थी और जो सरकार डाउन हो गई थी। तो ये कई सारे कारण रहे हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि भारत का राष्ट्रपति दो ही स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, एक तो स्पष्ट बहुमत होने की स्थिति में और एक स्पष्ट बहुमत ना होने की स्थिति में। स्पष्ट बहुमत ना होने की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करता है। अब आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का अनुच्छेद 78 क्या कहता है। ये भारत के प्रधानमंत्री का के जो चैप्टर है उसमें तीसरा आर्टिकल है 78। तो आपको कितने आर्टिकल याद करने? 74 आर्टिकल याद करना है, आपको 75 आर्टिकल याद करना है और 78 आर्टिकल। 78 आर्टिकल में कहा गया है कि संघ के प्रशासन और विधान संबंधी, यानी भारत के प्रशासन, उसके एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेटिव जो फंक्शंस होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, जो भी डिसीजंस होते हैं, वो राष्ट्रपति को क्या करता है? इन्फॉर्म करता है। तो भारत का प्रधानमंत्री खुद राष्ट्रपति के पास जाता है और पूरे भारत के प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड लेजिस्लेटिव पावर से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितनी भी पावर्स होती हैं जिसको प्रधानमंत्री इंजॉय करता है, वो सब राष्ट्रपति तक पहुंचाता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मीटिंग के जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सब राष्ट्रपति के पास पहुंचाए जाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री की ड्यूटी होती है। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में जो राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के जो मुख्य कार्य होते हैं वो 3 मुख्य कार्य होते हैं। पहला मुख्य कार्य क्या होता है? पहला मुख्य कार्य है राष्ट्रपति के संबंध में ये क्या कार्य करता है। तो राष्ट्रपति के संबंध में आपको आंसर मिल गया, ये 3 खबर पहुंचाएगा, एक बार नोट। दूसरा, संसद के संबंध में, पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रधानमंत्री के क्या कार्य होते हैं। और तीसरा कार्य है मंत्रिपरिषद के संबंध में। तो एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के मुख्य कार्य जो 78 में दे रखे हैं, तो राष्ट्रपति के संबंध में इसका तो एक ही अधिकार होता है, टू बी इन्फॉर्म, यानी मतलब सूचना पहुंचाना, ठीक है, यानी सूचित करना। और किसके संबंध में? एक तो भारत के प्रशासन के संबंध में, भारत के प्रशासन के संबंध में,
संबंध में। दूसरी हम बात करें और विधान संबंधी सूचनाएं, विधान संबंधी सूचनाएं, इनका मतलब होता है कि भारत का प्रधानमंत्री जो बिल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है या जो उनकी सरकार है जो बिल इंट्रोड्यूस कर रही है, जिस बिल को पास कर रही है या जिस बिल को इंट्रोड्यूस करने का सोच रही है, उनसे रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं वो सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म किए जाते हैं। तो विधान संबंधी कार्य भी यहाँ पर पहुँचाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, जैसे और भी हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं, तो लिख देंगे कि कैबिनेट या मंत्री परिषद के संबंध में दिए गए निर्णय, मंत्री परिषद के संबंध में निर्णय, ये सभी 3 बातें याद रखना जो राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री के द्वारा की गई मुख्य कार्य और मुख्य नीतियां होती हैं। दूसरा आता है संसद के संबंध में। आपने हमेशा भारत के प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में चिल्लाते, दहाड़ते और मुस्कुराते, शायरी सुनाते हुए, जैसे भारत के प्रधानमंत्री एक बार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक शायरी सुनाई थी जो कि आज तक फेमस है कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि ये काफिला क्यों रुका। तो ये शेर बहुत फेमस है। हमारे पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी संसद में शेर व शायरी भी करने लग गए हैं। लेकिन वो शेर व शायरियाँ एक तरह से किसी पर कटाक्ष करना होता है। यदि आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को काउंटर करना है तो आप क्या करते हैं, शायरी सुना दी, कोई शेर सुना दिया किसी पर भी। चलिए, अब संसद के संबंध में देखो, प्रधानमंत्री हमेशा पार्लियामेंट से बहुत ही अटैच रहता है। क्या रहता है? अटैच, क्योंकि उसके जितने भी कार्य हैं वो सब संसद में ही होने हैं। जो बाहर आपने देखा होगा इलेक्शन कैंपेन में कभी कभी प्राइम मिनिस्टर वादे कर देते हैं, लेकिन उन वादों को पूरा संसद में किया जाता है। तो वादे बाहर होते हैं लेकिन पूरा होने का काम पार्लियामेंट में होता है। और भारत की संसद तो भारत के लोगों का मंदिर है, जिसे लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री संसद के पटल पर मुख्य नीतियों की घोषणा करता है। तो लिख देंगे यहाँ पर भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए मुख्य पटल पर नीतियों की घोषणाएं होती हैं, नीतियों की घोषणा होती है। तो ये अनाउंसमेंट है। यहां पर कानून बनाए जाते हैं। तो लिख देंगे कानून बनाने का काम भी यही होता है। कानून एवं विधान संबंधी कार्य, विधान संबंधी कार्य वही पर पूरे किए जाते हैं। उसके बाद आता है मंत्रिपरिषद के संबंध में। मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री के कार्य होते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, जब प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट होता है तो अपॉइंटमेंट के बाद वो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद को फॉर्म करने के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फॉर्म करने के लिए रिकमेंड करता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही पूरे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, चलो यहां नोट कर देते हैं। सबसे पहला काम क्या हुआ कि राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति। लेकिन यह अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही किया जाता है। उसके बाद आता है सेकंड। इसका सेकंड फंक्शन क्या होता है प्रधानमंत्री जी का? प्रधानमंत्री का सेकंड फंक्शन होता है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड जितने भी फैसले होते हैं, जितने भी डिसीजन होते हैं, जितने भी पॉलिसीज होती हैं, उनको डायरेक्शन देने का काम करते हैं, उनको मंजूरी प्रदान करते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा लिए गए जितने भी फैसले हैं उनको मंजूरी देने का कार्य करते हैं। तो कैबिनेट देख सकते हैं, कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों को मंजूरी प्रदान करते हैं।
मंजूरी प्रदान करते हैं। अच्छा, आपको पता है कि सभी मंत्रियों को, जब मंत्रियों का नाम राष्ट्रपति के पास जाता है रिकमेंडेशन के लिए, तो प्रधानमंत्री रिकमेंड करता है राष्ट्रपति को कि इसको आप मंत्री बनाइए। मंत्री बनाने का काम, मंत्री नियुक्त करने का काम राष्ट्रपति का है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, लेकिन उस मंत्री को मंत्रालय आवंटित करने का काम प्रधानमंत्री का है, राष्ट्रपति का नहीं होता है। ओके। और मंत्रिपरिषद के संबंध में एक बात कही गई है कि मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित किए जाते हैं। मंत्रियों को मंत्रालय यानी मिनिस्ट्रीज, मंत्रालय आवंटित किए जाते हैं। और किसी भी मंत्री का इस्तीफा लेना हो, किसी भी मंत्री से रेजिग्नेशन करवाना हो, तो यह काम प्रधानमंत्री ही करता है। या किसी भी मंत्री को, एक मंत्री को दूसरे मंत्री से रिप्लेस करना हो, या मिनिस्ट्री में फेरबदल करना हो, मंत्रालयों में फेरबदल करना हो, तो ये कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? ये कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा ही किए जाते हैं। और इसलिए प्राइम मिनिस्टर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड भी कहते हैं। यानी मैं आपसे पूछूं कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुख्य अध्यक्ष कौन होता है, तो आपका आंसर होगा किसका? क्या आंसर होगा आपका? प्रधानमंत्री। तो इसलिए प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष भी कहते हैं। प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, परिषद का अध्यक्ष होता है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ लेक्चर लेकर, और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस लेक्चर में कंटिन्यूटी बनाए रखी। इसी तरीके से आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो हम आगे इस सफ़र को बहुत ही अच्छे से तय करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि सफ़र का एंजॉय ना किया जाए, यदि सफ़र का आनंद ना लिया जाए तो मंजिल बुरा मान जाती है। तो इसलिए मंजिल को पूरी तरह, मंजिल तो देखो मिल ही जाएगी एक दिन, लेकिन मैटर करता है कि आपका सफ़र कैसा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सफ़र एंजॉय करो, मंजिल तो मिल ही जानी है। कोई दूर है, कहीं पास है, सभी मंजिल के पीछे लगातार भाग रहे हैं। खैर कोई नहीं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और लगातार इसी लेक्चर में बने रहिए इसी तरह, ताकि मुझे भी आत्मविश्वास आपसे ही मिले और आपको आत्मविश्वास मुझसे मिले। थैंक यू, हैव अ गुड डे, शुक्रिया।